नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रमजान को लेकर जगह जगह दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री संतोष सुमन, मंत्री जमा खान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले ही दावते इफ्तार का आयोजन कर चुके हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को हज भवन में जदयू द्वारा आयोजित दावते इफ्तार में शरीक हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री को गुलदस्ता, टोपी एवं साफा भेंट करके उनका अभिनंदन किया गया। वहीं इफ्तार के बाद रोजे की नमाज अदा की गई, जिसमें दावते इफ्तार में शरीक मुख्यमंत्री सहित सभी रोजेदारों ने प्रदेश, समाज और देश में अमन, चैन, शांति एवं भाईचारे का माहौल कायम रहने की दुआ मांगी। मुख्यमंत्री ने दावते इफ्तार में शामिल हुए रोजेदार एवं आगंतुकों को स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा, बिहार विधान परिषद के उप सभापति रामवचन राय, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, विधान पार्षद खालिद अनवर, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, विधायकगण, विधान पार्षदगण एवं जनप्रतिनिधिगण, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इशादुल, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफल अब्बास, बिहार राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति में बड़ी संख्या में रोजेदार भी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। वहीं राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं राज्य के अलग अलग विभाग की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के जितने भी एजेंसी हैं सब उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से जो कार्यक्रम और पहले जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। अलग अलग स्टॉल और प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। गेहूं के अलावा अनेक संभावनाएं जगत बिहार बड़े पैमाने पर केला की खेती होती है, आम होता है, मखाना होता है, लीची होता है। उससे आधारित कामों को बढ़ावा देना हम लोग प्रयास होगा। उनको भी ऋण वितरण करने की योजना लगा करके ताकि उनका व्यवसाय बढ़ा पाएंगे। और सांकेतिक रूप से सारण जिला में एक एसपीओ को हम लोगों ने व्यवसायिक ऋण देने का निर्णय लिया है। जो हमारा पैक्स है, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं करके 3 प्रकार से सुविधाएं दी जा रही है। वहाँ पे किसान, मजदूर, आम लोग आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, रेल का टिकट, इस तरह से डेवलप किया जा रहा है। वहाँ भी हम लोग जो काम हो रहा है उनको भी हम लोग एक प्रमाण पत्र वितरण करने की योजना है। और एक बड़ा जो काम शुरू हुआ है जो भी कार्यरत है, पहली बार 500 में जनऔषधि केंद्र, जैविक दवाएं, तो दवाओं का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कम लागत पर, फायदा बराबर। ये माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी के पहल पर आज पूरे देश में जनऔषधि का विस्तार हुआ है। 15 जो हमारा पैक्स बिहार में काम कर रहे हैं, उसमें सांकेतिक वैशाली जिला अंतर्गत एक का हम शुभारंभ करेंगे कभी। और नबार्ड द्वारा पैक्स में ग्रामीण हाट का प्रमाण पत्र वितरण करके है। उसी तरह से विश्व की सबसे बड़े भंडारण योजना हमारा, उसका शिलान्यास माननीय अपने सहकारिता मंत्री के तरफ करने को वगैरह करने की योजना हमारी जाकर। अभी हम लोगों ने बिहार में जो सबसे बड़ा है पी नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान पटना में जो छात्रावास हमारा है, ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ भी हम लोगों ने 27 करोड़ के लागत भवन बनकर तैयार हो चुका है। उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। उसी तरह से समेकित सहकारी विकास प्रबंधन मखाना पसंद सेंटर से हो खुदरा बिक्री स्टॉक गोदाम का लोकार्पण भी किया जाएगा। मखाना को भारत सरकार ने और मखाना के लिए बहुत बनाया जाएगा। बिहार देश में बिहार ही ऐसा जगह है 90% मखाना होती जाकर, और मखाना का डिमांड पर दुनिया में जाकर, और किसानों का अच्छा प्राइस मिल रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल करने का काम किया है।
कैसे उनको और बेहतर फायदा मिल सके। इसके अलावा सरकार के 3 विभाग जो और नगर विकास आवास विभाग, उनके लगभग अमृत योजना अंतर्गत 4 अरब 21 करोड़ रुपये की लागत से 5 योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। और जो योजना पूर्ण हो गई है तो हमारा है 2470.23 करोड़ रुपये की लागत से संचालित 65 परियोजनाओं से 62 का काम तो पूरा हो गया है, उसका भी किया जाएगा लोकार्पण। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं का राशि है 1 अरब 9 करोड़ की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर उच्च स्तरीय आज से पूरे सड़क पूरी तरह से मुक्ति मिली। और अंतर्गृह विभाग अंतर्गत पुलिस भवन जो बिहार में बन रहे हैं, 170 पुलिस भवनों का शिलान्यास, इसकी राशि है 1 अरब 81 करोड़। इस तरह से 30 तारीख को माननीय गांधी का आगमन जब होगा, मुझे पूरा विश्वास आने वाले समय में सहकारिता को एक गति मिली। और बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में हम दूध का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, मधुमक्खी पालकों के लिए हम लोग भी संगठन बनाने जा रहे हैं करके। बिहार में बड़ी संख्या बुनकर हैं, बुनकरों की योजना बना रहे हैं ताकि बुनकरों के सामने एक समस्या की कार्यशील पूंजी का शिक्षा भी समाधान किया जाए। और बिहार में जो विश्वमान है, यानी बिहार स्टेट मार्केटिंग कोऑपरेटिव दिया करते हैं, तो वहाँ तो मल्टी स्टेट हो गया। हम बिहार में अलग एक और संस्था बना रहे हैं ताकि बिहार के किसानों के लिए, बिहार के लिए काम कर सके ना करके। उसका भी हम लोग लगभग 9 यानी कि कमिश्नरी में हम लोगों ने और आवेदन मांगा है लोगों से। बैंक से लोग शेयर खरीद रहे हैं करते हैं। आशा करते हैं कि 2 महीने के अंदर में राज्य के 9 कमिश्नरी मामले और यूनियन गठित होगा और बाद में स्टेट लेवल का हम करेंगे ताकि आने वाले वक्त में राज्य किसानों को पैसा बेहतर तरीके से सहकारिता विभाग के माध्यम से लेने का काम कर सकेगा। और सहकारिता में देखा हूँ असीम संभावनाएं जा करके और काफी अच्छा रिस्पॉन्स जा करके आ रहा है। और आगे हम लोग का प्लान है वेज फीड में सब्जी के मामले में चाहते हैं, प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने टमाटर एक समय था फेंकते थे टमाटर, समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने वक्फ और विवाद पर कहा कि इस मुद्दे पर अनावश्यक विरोध नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध को लेकर कहा कि प्रशासन को देखना चाहिए कि किसी को भी परेशानी ना हो। केंद्रीय मंत्री अठावले ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना की। कहा बिहार में अच्छा काम हुआ है और हम मिलकर सरकार बनाएंगे। जब उनसे उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री पर मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर टिप्पणी करते रहते हैं। वह टिप्पणी करने में एक्सपर्ट है। जब से चुनाव में हार मिली है तब से ज़्यादा ही टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनावी वर्ष में कांग्रेस द्वारा दलित नेता को बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही देश के राष्ट्रपति को दलित महादलित समुदाय से बनाया है। इससे क्या मतलब निकलता है, कांग्रेस की रणनीति से कोई खास फायदा होने वाला नहीं। तो नमाज पढ़ने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले जो बताया कि भाई रस्ते में जो नमाज पढ़ने का वक्त आता है तब लोगों से कुछ विरोध होता है, लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ होती है, इसलिए उसमें से प्रशासन ने मार्ग निकालना चाहिए। बिहार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो सौगातें मोदी जो प्रधानमंत्री ने दिया है वो सौगातें मोदी ने सौगातें सत्ता है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। क्या है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो सौगातें मोदी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है वो सौगातें सत्ता है, क्योंकि बिहार का चुनाव है। ये सौगातें मोदी नहीं है, सौगातें सत्ता है मुसलमानों की।
मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी जो बयान देने में काफी एक्सपर्ट है, और जब से मतलब वो सत्ता के बाहर हुए हैं, जब से एकनाथ शिंदे जी ने उनका धक्का देकर वो एकनाथ शिंदे जी 50 MLA के लेकर हमारे साथ आए, तब से उद्धव ठाकरे जी का बैलेंस टूट चुका है। और उद्धव ठाकरे और संजय राउत आरोप लगाने में बहुत बड़े बेहतर है, ऐसा लोग जानते हैं। वो हमेशा मोदी जी पर, अमित शाह जी पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। बिहार में चुनाव आ रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज भी भारत सरकार ने दे दिया है। इसीलिए यहाँ मतलब एनडीए की सरकार आएगी, यहाँ बीजेपी और जेडीयू और जो हमारा एनडीए के सभी पार्टनर उनकी सरकार आएगी, और उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के बयान में बिल्कुल सत्य नहीं है। हम लोग सत्ता के लिए काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं, और इसीलिए सत्ता आई है ना है, जनता जिनके साथ होती है उनको सत्ता मिलती है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 5 सालों में काम किया है, बहुत बेहतरीन काम है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजना ये मतलब इम्प्लीमेंट की है, उसका फायदा बिहार की जनता को हुआ है। और इस बजट में स्पेशल पैकेज बिहार के लिए दे दिया है, इसीलिए जनता खुश है और जनता हमारे साथ है। और मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भी मतलब एनडीए का पूरा समर्थन करती है, और इसीलिए सत्ता जरूर हमारी आएगी। उद्धव ठाकरे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हम सत्ता में आएंगे। बिहार में सर चुनाव है, कांग्रेस के बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, दलित को बनाया गया, दलित वोटर को बिहार में लुभाने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो इसी तरह का बहाना बनाती है। दलित को जब जब न्याय देने की आवश्यकता थी तो उन्होंने न्याय नहीं दिया। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो नहीं बनाया, अभी उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है, कांग्रेस पार्टी की ताकत एकदम गलत हो चुकी है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को इतनी सफलता मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर जरूर दलित का अध्यक्ष किया होगा, लेकिन इसका उनको बिल्कुल फायदा होगा नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, आप लोग जानते हैं कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को ट्राइबल कम्युनिटी उनका देश का मतलब राष्ट्रपति बनाया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जरूर दलित अध्यक्ष बनाया होगा, उसका उनको कोई फायदा होगा नहीं। दलित वोट एनडीए के साथ रहेगा, मोदी जी के साथ रहेगा, नीतीश कुमार जी के साथ रहेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। राजद के बाद कांग्रेस ने भी अब इस पूरे मामले के खिलाफ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया है। पटना में कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, नेता विधायक दल शकील अहमद खान ने संबोधित किया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके मेंबरान शामिल हुए। पूरे देश का दौरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जिस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसमें मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसी तरह का कंपोजिशन बनाया गया था। तो जितने भी रिकमेंडेशन देश भर में जो ये इंटरव्यूज हुए थे, जो कमेटी गई थी और उसके जो प्रपोजल आए थे, उनको धक्का बताते हुए अपने तरीके का फिर से अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। हम ये जानते हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको खत्म करना चाहती है या उसको कमजोर करना चाहती है। ये तो भला है इस देश की जनता का। इस बार ही जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, तो ये वो कर नहीं पाए जो उनकी मंशा थी। 400 पार के नारा के पीछे इनकी मंशा यही थी कि संविधान को किसी तरह से बदल दिया जाए, और संविधान में जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय को हो, चाहे वो दलित समुदाय को हो, चाहे अन्य समुदाय को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे ट्राइबल्स को हो, उनके दिए हुए प्रोटेक्शन को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जहाँ सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज हो, अधिनायकवाद का राज। तो चलिए, इस देश की जनता ने कम से कम इनको यहाँ तक तो लाया कि ये वो कर नहीं पाए।
वक्फ बिल के सहारे पहले तो वक्फ को हमको समझना चाहिए। वक्फ एक उर्दू लफ्ज है, इसका हिंदी लफ्ज है दान। हमारे पूर्वजों ने किसी भी समुदाय के हो, उन्होंने बहुत सारे दान की भूमि की है। दान की भूमि के ट्रस्ट बने हैं, मंदिरों के ट्रस्ट बने हैं, गिरजाघरों के ट्रस्ट बने हैं, मस्जिदों के ट्रस्ट बने हैं, कब्रगाहों के ट्रस्ट बने हैं, गौशाला ट्रस्ट में चलता है। तो हमारे बड़े बड़े लोग जिनके पास औलादे भी नहीं होती है, जिन पर बहुत प्रॉपर्टीज होती है, तो वक्त में मतलब दान की भूमि दी गई और उसमें ये कहा गया है कि इस दान करता ये लिख देता है कि हमारे इस दान की भूमि से हमारे समाज के कल्याण के लिए आप काम करेंगे। और इसी तरह देखिएगा पूरे देश में, जैसा कि मैंने कहा, हर समुदाय के दान में दिए गए जो 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 पैसे हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, उसके माध्यम से समाज की देखभाल। अगर आप देखिएगा बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हमारे यहाँ टेम्पल्स है, उसके दान के माध्यम से हॉस्पिटल चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो दान के माध्यम से दिए गए इन पैसों का और इस प्रोटेक्शन को, इस पूंजी का इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। और इसके लिए सरकार ने भी पार्लियामेंट में बहुत पहले बिल ला रखा है। तो उस बिल के माध्यम से हर राज्य अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज को या अपने और समुदाय की प्रॉपर्टीज का ख्याल रखती है, उसमें लोगों को बहाल करती है। सरकार के लोग भी, जैसे बिहार वक्फ बोर्ड है, तो बिहार वक्फ बोर्ड में भी जो इसका ट्रिब्यूनल है वो सरकारी वकील के तौर पर होते हैं या इसके ऑफिसर सरकारी ऑफिसर होते हैं, जो किसी भी कास्ट और समुदाय के हो सकते हैं। ऑलरेडी उसमें प्रावधान है और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी राज्य की सरकार उसको देखती है। बिहार में तो वक्फ की प्रॉपर्टीज के बहुत सारे स्कूल इसी एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। 5 स्कूल का प्रपोजल पूरे स्कूल बन चुका है जो वक्फ की प्रॉपर्टी। तो वक्फ वाले ये कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, सरकार चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अधिपत्य जो स्वामित्व है उनके अंदर में रहता है। और ये स्वामित्व इसलिए रहता है कि वो प्रोटेक्शन हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स ने हमको ये प्रोटेक्शन दे रखा है। हर समुदाय अपने अपनी प्रॉपर्टीज का, अपनी आइडेंटिटी का, अपने रिलीजन का, अपनी भाषा का, अपने क्षेत्रीय अस्मिता का ख्याल करें। इसीलिए आप देखिएगा देश भर में ये चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, तो भाषा को लेकर के हो, हर चीज के लिए प्रोटेक्शन हमको हमारा संविधान इतना पावरफुल है। और धर्मनिरपेक्षता शब्द उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि ये हर समुदाय के लोगों के प्रोटेक्शन है। आज भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन इस प्रोटेक्शन को एम के प्रकार खत्म करना चाहे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम सदस्य थे और कांग्रेस पार्टी ने, ये बात बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, उनका आरोप सर आरोप है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर, तमाम हिंदुस्तान विधानसभाओं के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रही है और वो न्याय संबंध बात करती रही है अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ। एक तो बहुत ही क्लैरिटी है कि वक्फ बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी बहुत ही क्लैरिटी है। और ये वक्फ बिल को आप ये नहीं देखें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे में दो ही नजरिया है, हिंदू और मुसलमान। संविधान में कांग्रेस पार्टी के नजरिए में हिंदुस्तान के बहुलतावादी देश में बहुत जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके सामने भी यही भाईचारा है, यही प्रोटेक्शन की इज्जत। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।